नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। ये हमारा पार्ट 4 है फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ मनु। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोशो इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ मनु। सबसे पहले हम सोशल आइडियाज़ की बात कर लेते हैं मनु की। तो बेसिकली हमने वर्ण व्यवस्था जो थी मनु की मनुस्मृति में वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर सोशल आइडियाज़ ऑफ मनु विल बी वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि उन्होंने 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया है सोसाइटी को, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, राइट। सेकेंड इज आश्रम सिस्टम, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में, जो कि आप चेक कर सकते हो, उसमें हमने ये डिस्कस किया डिटेल में थोड़ा। तो आश्रम सिस्टम में भी उन्होंने 4 आश्रम बताए, दैट इज ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम आपके फर्स्ट 25 ईयर्स तक रहेगा, गृहस्थ आश्रम आपके 26 to 50 ईयर्स तक रहेगा, एंड द थर्ड इज वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम आपका 51 एज से लेकर 74 एज तक चलेगा। देन इज योर संन्यास आश्रम, दैट इज फ्रॉम 75 to 100 ईयर्स, राइट। देन थर्ड पॉइंट फॉर योर सोशल आइडियाज ऑफ मनु इज स्टेटस फॉर वुमेन इन सोसाइटी। जैसा कि हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि मनु ने कुछ खास राइट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं वुमेन्स को, और एज़ कम्पेयर टू मैन उन्हें लोअर स्टेटस मिला है, और जो फ्रीडम है उनको काम करने की वो भी नहीं मिली है। प्लस मनु ने ये भी कहा है कि जो कंडीशंस रहेंगी, या चाइल्डहुड में हो या यूथ में हो या ओल्ड एज में हो, लाइक अगर वो चाइल्डहुड में है तो वो अपने फादर के कंट्रोल में रहेंगे, अगर वो यंग है तो वो अपने हस्बैंड्स के कंट्रोल में रहेंगे, एंड एट देयर ओल्ड एज वो अपने सन यानी बेटों के कंट्रोल में रहेंगी वुमेन्स, राइट। और उनका जो ड्यूटीज़ है, जो लाइक प्रायोरिटी जो दी है उन्होंने मनु ने अपनी मनुस्मृति में, वो ये कहा है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करेंगी, अपने हस्बैंड्स को मेंटेन करेंगी, फैमिली को मेंटेन करेंगी, राइट। मनु हैज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड द राइट ऑफ डॉटर्स ऑन हर फादर्स प्रॉपर्टी। इवन प्रॉपर्टी के मामले में भी उन्होंने कोई राइट नहीं प्रोवाइड की है। डिस्पाइट, अब इन सब बात के बाद भी वुमेन्स को फ्रीडम क्या दी है, लाइक मनु ने ये एक्सपेक्ट किया है फ्रॉम मेन दैट टू रिस्पेक्ट वुमेन, कि लाइक जो आदमी है, मेन है, वो वुमेन्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और ये भी कहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ऑल द गॉड्स रिसाइड इन द फैमिली और द क्लैन वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड, कि भगवान का वास वहीं होगा जिस फैमिली में या क्लैन में वुमेन्स की रिस्पेक्ट की जाएगी। और इसी ऑन द कंट्रेरी वेयर दे आर नॉट रिस्पेक्टेड, और जहाँ पर वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है, अगर वो कुछ भी एफर्ट्स कर ले वहाँ पर फैमिलीज में, तो वो सब बेकार ही जाएगा, विल गो इन वेन, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ मनु। द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ मनु इज बाली। बाली का मतलब था द वेल्थ, ग्रेन और कोई और असेंशियल मटेरियल्स जो कि ऑब्टेन किए जाते थे, लिए जाते थे एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल for the treasury were called Bali in ancient times. According to Manu, Bali should be imposed on the rural people only. Rural people के ऊपर ही ये impose किए जाते थे। इसके अंडर क्या होता था, 1/6 और 1/8 या फिर 1/12 जो इनकम रहती थी फार्मिंग से, फार्मर्स की, विलेजर से, वो ली जाती थी एज अ टैक्स। Next point is our duty, that is shulk. According to Manu, duty is the tax that is levied on goods brought to the market for sale. कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाया जाता था बेचने के लिए, तो उस पर एक टैक्स इम्पोज किया जाता था बाय द किंग, जिससे इसमें क्या होता था कि कोई भी 1/12 जो प्रॉफिट रहता था, 1/12 ऑफ द प्रॉफिट जो ट्रेडर का होता था, वो उसे एज अ टैरिफ और टैक्स वो पे करना होता था किंग को। इन केस अगर वो चोरी से या छुप के ऐसा कोई ट्रेड करता है, कुछ विदाउट पेइंग टैक्स करता है, या बाय करता है, या सेल करता है किसी भी अपने गुड्स को, तो अकॉर्डिंग टू मनु वो पनिशेबल क्राइम रहेगा, उसको 8 टाइम डबल वैल्यू पे करनी पड़ेगी जिस प्रोडक्ट या जिस गुड्स के लिए वो झूठ बोलेगा, राइट। थर्ड इज पेनल टैक्स, दैट इज दंड कर। मनु इज कंसिडर्ड पनिशमेंट एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर ऑफ द किंग। जो उन्होंने पनिशमेंट बताई है मनु ने, वो एक तरह से सोर्स बताई है किंग की पावर की। द पनिशमेंट इज डिवाइडेड इनटू बोथ। दो तरीके की पनिशमेंट बताई है मनु ने, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्म्स। फिजिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्म्स, इसमें क्या था, इन दीज इकोनॉमिक पनिशमेंट इज द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द किंग। इकोनॉमिक
पनिशमेंट जो रहेगी वो बेस रहेगा इकोनॉमिक पावर का, आर्थिक पावर का किंग के लिए. मनु इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मनी ऑब्टेन्ड बाय फाइन शुड बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी. मनु ने ये भी कहा है कि जो भी फाइन लिया जाएगा वो ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाएगा और लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा. इन केस अगर वो ऐसा नहीं करते तो द किंग विल गो टू हेल, राइट. 1,000 penas should be imposed on a person who give false punishment. एक ये 1,000 penas का दंड कर लगता था जो भी फॉल्स, गलत पनिशमेंट मिलती थी जिसको भी पर्सन को. और 4 times अ फाइन इम्पोज, और 4 टाइम्स जो डबल हो जाता था फाइन जो लागू होता था उन पर. सेकेंड टाइम फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, और गलत एविडेंस देने पर भी ड्यू टू अटैचमेंट. किसी के साथ अटैचमेंट में अगर कोई गलत बोल दे, झूठ बोल दे, तो उसको डबल 4 times फाइन इम्पोज किया जाता था. इन द ट्रिटीज ऑफ अ विलेज और कंट्री, कोई भी ट्रिटी होती थी विलेज की या कंट्री की. अ मैन हु मेक्स अ प्रॉमिस, अगर कोई वादा करता था और उसको रखता नहीं था, प्रॉमिस तोड़ देता था, ब्रेक कर देता था, डू नॉट कीप इट, शुड बी एक्साइल्ड फ्रॉम द स्टेट, उसको देश निकाला दे दिया जाता था. कौटिल्य लाइक मनु, कौटिल्य भी मनु की तरह हैज़ ऑल्सो मेड अ प्रोविजन ऑफ फाइन एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर ऑफ द किंग. कौटिल्य ने भी एक जो पनिशमेंट है, ये दंड कर है, इसको सोर्स बनाया था इकोनॉमिक पावर ऑफ द किंग की, राइट. फोर्थ पॉइंट इज कोस्ट टैक्स, दैट इज तट कर. मनु के अकॉर्डिंग किंग के पास हक था कलेक्ट करने का कोस्ट कर, कोस्ट टैक्स. द किंग बिल्ड, जैसा कि किंग जो थे वो ब्रिजेस बनाते थे रिवर्स के ऊपर, कैनाल्स बनाते थे अपने किंगडम में, अरेंज करते थे बोट्स को, कैनोज को, और मनी स्पेंड करते थे अपनी ऐसे सब काम पर. सो इस वजह से किंग का जो राइट था ये टैक्स कलेक्ट करने का वो ज़रूरी था. जिसमें क्या होता था, Manu has called these type of taxes as coast or transit tax. Manu is of the opinion that the tax should be fixed at 1 penna for a cart passing through the bridge. अगर ब्रिज से कोई कार्ट जाता था तो 1 पन उसे देना पड़ता था. हाफ पन कब देना पड़ता था, जब वो मैन विद अ लोड हो, कुछ सामान के साथ. अ क्वार्टर पैनल फॉर एनिमल्स लाइक बुल्स एंड वुमेन. मनु हैज़ ऑल्सो कंसीडर द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम लेबरर्स, उन्होंने लेबर से टैक्स कलेक्ट करने की भी बात की है, क्राफ्टमैन से भी, एज अ सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक किंग्स इकोनॉमिक पावर. मनु इज ऑफ द ओपिनियन दैट द किंग शुड मेक ब्लैक स्मिथ, क्राफ्टमैन एंड शूद्रास एक्सेट्रा टू डू फोर्स्ड लेबर फॉर 1 day इन अ मंथ. 1 महीने में एक बार फोर्स लेबर, फ्री में लेबर करने के लिए कहा है उन्होंने ब्लैक स्मिथ को, क्राफ्टमैन को और शूद्र को, फॉर किंग. द राइट टू कलेक्ट कोस्ट टैक्स विल बी विद द सेलर्स एंड अदर एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द किंग. जो ये कोस्ट टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा सेलर्स द्वारा और बाकी एम्प्लॉयज जो कि किंग द्वारा अपॉइंट किए गए हैं. कोस्ट टैक्स शुड नॉट बी कलेक्टेड बाय फ्रॉम सन्यासीज, ब्राह्मण्स, ज्ञानीज who have been married for more than 2 months and ब्रह्मचारीज, राइट. इन्होंने यही कहा है कि जो कोस्ट टैक्स है वो सन्यासी से या ब्राह्मण से या ज्ञानियों से नहीं लिया जाएगा, राइट. नेक्स्ट मेन हेडिंग इज मंडल सिद्धांत, दैट इज मंडल थ्योरी. मंडल थ्योरी ऑफ मनु क्या थी, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल ऑफ स्टेट. अ किंग्स किंगडम इज सराउंडेड बाय अ सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स. इसमें क्या कहा है कि जो किंग का किंगडम है वो सराउंडेड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए एक सर्कल में, जिसमें नेबरिंग स्टेट्स हो, विच कैन आइदर बी फ्रेंडली और हॉस्टाइल, जो या तो जो उनके साथ रिश्ता रहे वो फ्रेंडली रहे या हॉस्टाइल रहे, राइट. 6 fold पॉलिसी की बात की है उन्होंने. अ किंग शुड अडॉप्ट 6 fold पॉलिसी टूवर्ड्स नेबरिंग स्टेट. 6 fold पॉलिसी का मतलब है जो जो जिस वे से वो इंटरेक्ट होगा अपनी नेबरिंग स्टेट्स के साथ. दैट इज संधि, दैट इज पीस ट्रीटी. विग्रह, दैट इज वॉर. यन, मिलिट्री कैंपेन. आसना, दैट इज न्यूट्रलिटी. द्वंद्वी भव, दैट इज ड्यूअल पॉलिसी. समध्यंगा, that is conciliation, right. Real politic, third point is real politic for Mandal Siddhant theory. The theory is based on the on a pragmatic approach to international relations, where the king's primary goal is to protect and expand his kingdom. Real politic का मतलब ये है कि जो मेन बेस होगा किंग का, प्राइमरी गोल रहेगा वो प्रोटेक्ट करना अपनी स्टेट को, प्लस अपने किंगडम को एक्सपैंड करना रहेगा, राइट.
Fourth point is self-interest. The king's actions are guided by his own self-interest. जो किंग्स के एक्शंस रहेंगे वो गाइड किस बेसिस पर रहेंगे, उसके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट पर, स्टेट के, और इंटरेस्ट ऑफ हिज किंगडम, और अपने किंगडम साम्राज्य के इंटरेस्ट, हित पर. डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजी. The theory emphasizes the importance of diplomacy and strategy in achieving the king's goal. किंग के गोल्स को अचीव करने के लिए डिप्लोमेसी, कूटनीति और स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी. इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड. फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, और ये कब से आ रही है in force during the ancient and medieval period, right? Next point is diplomacy and strategy. Again, it is repeated as we have discussed. Statecraft. Next point is statecraft. It has contributed to the development of statecraft in India, emphasizing the importance of pragmatism and self-interest in governance. तो ये जो points थे हमारे मंडल सिद्धांत के थे. एंड विद दिस हमारा जो मनु का इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये कंप्लीट होता है. होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा. इन केस आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी डाउन. थैंक यू. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.